हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोगों के समय सीडीपी का टेस्ट होगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? बताएंगे सब लोग। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? बाल्यावस्था और किशोर अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यह विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। या एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। बताएंगे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाल विकास के क्षेत्र में जो है मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? तो यह सुझाता है, यहां पे देखेंगे कि बाल अवस्था और किशोर अवस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, या कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, और या विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। बताएंगे सब लोग। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत क्या है? सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किए तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत जो है जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ विद्यालय से पाता है, या मीडिया से पाता है, या माता पिता से, या अखबारों से? बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ कहां से पाता है? माता पिता से पाता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संवेदी, गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताएंगे सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, इसकी जो एज होती है 2 से 7 साल तक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रिया, या संप्रत्यय? बताएंगे सब लोग। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थाएं व्यवस्थित जो है संरचनाएं क्या कहलाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? स्कीमा कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। समीपस्थ क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की? लॉरेंस, कोहलबर्ग, लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे लेवाइगोस्की हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की थी? लेवाइगोस्की ने। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवाइगोस्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? संस्कृति, या परिपक्वता, या नकारात्मक प्रतिपुष्टि, या पुनर्बलन? बताएंगे सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा 7 का?
चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेवागोस्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जो है जोर देते हैं? संस्कृति के महत्व पर। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है कि मैं क्लास में जो भी क्वेश्चंस लाता हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाता हूं और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों के में जो है नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? बीएफ स्किनर, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगर मेरी क्लास में अगर आपका 30 में से जैसे सीडीपी में 20 प्लस जा रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका जा रहा है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप 15, 16, 17, 18, 19 कर रहे हैं प्रीवियस रीड में तो आपका अच्छा स्कोर जा रहा है, एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर है, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो बताइए इसमें सही विकल्प चुनना है आपको, कौन सा सही? इसमें फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, 9th का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? बताइए। पक्षपाती मानदंड, गुणात्मक आकलन का प्रयोग, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। बताइएंगे सभी लोग, बुद्धिलब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पक्षपाती मानदंड हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे 11 का। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा चिंतन में बाधक है, या चिंतन को जो है सुसाधित करती है, या चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, या का भाषा का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएंगे लेवाइगोस्की के अनुसार भाषा, तो भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? जेंडर, रूढ़िवादिता, समावेशी उपागम, जेंडर समानता या खोजी उपागम? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको करा चुका हूं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भर भर के सीटेट में पूछता है, हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में समस्या है या संसाधन है या रुकावट है या बाधा? बताइए। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में जो है संसाधन है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, या सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, या विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, या मानकीकृत परीक्षण द्वारा किया गया मूल्यांकन? बताइए, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे अभिकथन और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न है, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क आर है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा करता है, पैदा करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग। 15 का करेक्ट आंसर, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन में विकास में बाधा पैदा करता है। नहीं भाई, बाधा नहीं पैदा करता है, तो आर आपका गलत हो गया, ए सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोग शेयर भी कर दीजिए। और सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो भी क्लासेस हैं अपडेट आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न, वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति, या विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना, या एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। सभी लोग 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। ये वाला, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें जो है पदानुक्रमता स्थापित करना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। ये विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। या अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी हमेशा अतिक्रियाशील होते हैं। या विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यहां पे कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, इन विद्यार्थियों का पृथकीकरण किया जाए, बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थिर कर दी जाए, या केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। तो बताएंगे सब लोग, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं, वे काफी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 19 का। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो केवल यही वाला सही है कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी या प्रभाव रणनीति है। बताइए। जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, या उनसे से सफलता की निम्न उम्मीद रखना। बताएंगे निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के एक प्रभावी रणनीति है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत है, या जो है किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है, या बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी तरह की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, या किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती। बताइए, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए क्या जरूरत होती है। बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए जो है किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक प्रेरणा की जरूरत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, निष्क्रिय नकल द्वारा। टैग वर्ड की सहायता से आप सॉल्व करना। पहले वाले में देखिए केवल आपका निगेटिव है, इसमें भी केवल निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव है, निष्क्रिय है, तो बचा आपका ये वाला कि अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबल रूप से क्या शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान में सहायक है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था कि बाल केंद्रित आपका जो है पॉजिटिव होता है, बट यहां पे भी बाल केंद्रित है और यहां पे भी बाल केंद्रित है, बट यहां पे केवल लगा है तो ये तो होगा नहीं, तो यही केवल आपका हो जाएगा बाल केंद्रित सृजन। यानी कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सृजन में सहायक है। ठीक है, अध्यापक केंद्रित यानी कि शिक्षा केंद्रित आपका निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? विद्यार्थियों के जीवन में से आधारित कार्य देना, विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, या ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो, या ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दें। निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? तो ये वाला, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। ठीक है, ये अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में जो है बाधक बन जाता है, ऐसे कार्य देना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, संदर्भित और अर्थहीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताएंगे अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो अधिगम जो है अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण उपयुक्त हल ढूंढना होता है, समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है, समस्या की पहचान होता है, या अपनाए गए समस्या का मूल्यांकन होता है। बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण जो है यहाँ पे समस्या की पहचान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को पूरी तरह का नकार देना चाहिए, या मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, या उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, या अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव है, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे नेगेटिव है, मानकीकृत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोषपूर्ण और महत्वहीन मानना चाहिए, ये भी आपका गलत है, नेगेटिव हो जाएगा। तो केवल इसमें आपका तीसरा सही होगा, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ठीक है, चलिए अभिकथन, और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न है। अभिकथन ए है कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। तर्क आर है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए अनदेखा करना चाहिए, अब ये तो गलत हो गया, अब ऐसा नहीं कि ए गलत हो गया आर सही हो जाएगा, तो यहां पे ये ऑप्शन नहीं होगा, दोनों गलत आपके हो जाएंगे। ठीक है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना होता है? प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, स्वतंत्र चिंतन, निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। बहुत ही सरल प्रश्न है।
शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। स्वतंत्र चिंतन यहां पे होगा। प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित नहीं करना है, ना ही कंठस्थ स्मरण के लिए, ना ही निष्क्रिय, ये सब आपके नेगेटिव हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, या चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। बहुत ही सरल प्रश्न है। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? चिंतन या परिवर्तन के मौके प्रदान करके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं दोपहर 2:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।